वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, जैसा कि आपको बोर्ड पर लेक्चर के स्टार्टिंग में ही दिख रहा होगा एक डायग्राम, तो हम पूरे लेक्चर में इसी डायग्राम को समझेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम आंसर का पूरा स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। तो ये है वो डायग्राम जिसको स्टडी करके हमको आंसर का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा। और अगर हम इसका नाम भी लिखना चाहें तो इसका होगा स्ट्रक्चर ऑफ आंसर। एंथर के स्ट्रक्चर के अलावा आप इसको माइक्रोस्पोरोफिल का भी स्ट्रक्चर या माइक्रोस्पोरेंजियम का भी स्ट्रक्चर बोल सकते हो, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एक साइड को अगर आप सिर्फ इतना और इतना कंसिडर करो तो ये बनेगा एक माइक्रोस्पोरेंजियम। पहले इसी डायग्राम के थ्रू मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगी जो लास्ट लेक्चर में कवर किया था। मैंने बोला था ईच एंथर कंसिस्ट्स ऑफ 2 लोब्स। तो जो 2 लोब्स हो गए वो हो गए ये। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायग्राम, बट इट्स ओके, यू हैव। चलो मैं एक ही साइड बना देती हूँ ताकि एक साइड नेमिंग के लिए रखते हैं जो हम स्ट्रक्चर समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक लोब, ऐसे ही एक लोब इधर होगा तो एंथर इज बाई लोब। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि ईच लोब कंसिस्ट ऑफ 2 थीका। यही चीज मैंने आपको ऐसे भी एक्सप्लेन की थी कि इट फॉर्म्स अ टेट्राएड। 4 चैम्बर बन जाएंगे हमारे इसमें। तो देखो 4 चैम्बर कैसे बने, 2 तो ये लोब हो गए। अब एक लोब 2 थीका में भी डिवाइडेड है, मतलब कुछ ऐसा। ये हो गए 4। तो इस तरीके से माइक्रोस्पोर टेट्राएड बनाएगा। 4 चैम्बर हो जाएंगे एंथर के अंदर, और हर एक चैम्बर के पास ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं, ये स्मॉल स्मॉल सर्कल्स, वो हैं हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम, जो एक्चुअली में पॉलन को बनाने में हेल्प करेंगे। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर इसीलिए लिखा क्योंकि ये पूरा एंथर है। इस एंथर की ये जो वॉल्स हैं, जिसमें मैंने अभी लेबलिंग नहीं की, मैं अभी करने वाली हूँ आपको समझाते समझाते, ये होता है एंथर का पार्ट। जबकि जो हमारा एक्चुअली में माइक्रोस्पोरेंजियम है, जहाँ पर पॉलन बनेंगे, वो होगा सिर्फ ये वाला पार्ट। मैं इसको रेड से आउटलाइन करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम। ये कोई वॉल नहीं है, ये बस मैंने आपको लेबलिंग करके समझाया है कि इसके अंदर अब एक्चुअली में हमारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो बनने वाले हैं। पहले हम एंथर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो आपको बताया था मैंने, एंथर की जो वॉल्स हैं वो काफ़ी लेयर्ड वॉल्स होती हैं। 3 to 5 लेयर्ड वॉल होती है एंथर की। कैसे, देखो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। सबसे बाहर है हमारा एपिडर्मिस। जैसा कि हर एक सेल की बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, तो ये वही है एपिडर्मिस। आउटर लेयर है सबसे ज़्यादा। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन का फंक्शन। आउटर मोस्ट लेयर है, ज़्यादातर प्रोटेक्टिव फंक्शन ही शो करती है। अगर उसके अंदर और भी लेयर्स हैं, अगर किसी स्ट्रक्चर की बाहर वाली लेयर के अंदर और लेयर्स एसोसिएटेड नहीं है, तो हो सकता है कि वो लेयर कोई फंक्शन भी परफॉर्म करती हो। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है बहुत सारी लेयर्स हैं इसके पास। दैट मीन्स दिस एपिडर्मिस इज सोलली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। अब दूसरी लेयर, ये वाली जो लेयर है, ये बीच वाली जो लेयर आपको दिख रही है, ये वाली, ये है एंडोथीशियम। इसके अंदर वाली एपिडर्मिस के जो इमीडिएटली अंदर वाली लेयर होगी उसको हम बोलेंगे एंडोथीसियम, ठीक है। इस एंडोथीसियम का काम है, ये सेल्यूलोज से बनी हुई है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसके बारे में। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। कहीं कहीं पर पेक्टिन में लिखा हुआ आता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन सेल्यूलोज से बनी हुई है। इस एंडोथीशियम का काम होता है कि ये एंथर के डेहिसेंस में मदद करे। डेहिसेंस का मतलब होता है कि जब एंथर गिरेगा स्टिग्मा के ऊपर, तब उसमें ये लेयर जो है इसकी ये मदद करेगी उस एंथर को उस स्टिग्मा पर फॉल करवाने के लिए। इसीलिए ये लेयर इंपॉर्टेंट होती है एंडोथीशियम, ठीक। अब इसके बाद जाएंगे, ये जो बीच वाला जो पोर्शन है जो आपको एम्प्टी दिख रहा है, यहाँ पर होती हैं मिडिल लेयर्स। ये लेयर्स इसीलिए बोला क्योंकि ये एक सेल थिक नहीं है। ये जो एपिडर्मिस है ये है एक सेल की थिक, मतलब सिर्फ एक ही सेल की थिकनेस होगी इस एपिडर्मिस को बनाने के लिए। लेकिन मिडिल लेयर्स के साथ ऐसा नहीं है, ये एक से ज़्यादा
सेल्स से बनी हुई होती हैं। दैट मीन्स इसको मिडिल लेयर्स भी इसीलिए बोला क्योंकि ये 1 to 4 सेल थिक होती है ये मिडिल लेयर हमारी, इसीलिए इसको बोलते हैं मिडिल लेयर्स। ठीक है, ये हो गई मिडिल लेयर की बात। अब इसके और अंदर जाएंगे। इस मिडिल लेयर का काम होता है कि जब ये अंदर, इसके अंदर जब इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमारे पॉलन ग्रेन्स बनेंगे तो ये मिडिल लेयर्स खुद का जो स्ट्रक्चर है, खुद के जो सेल्स है उसको डिसोसिएट कर देगी या उसको हटा देगी। किसके लिए? ताकि ये जो अंदर पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं इसको नरिशमेंट मिल जाए। एक तरीके से सैक्रिफाइस करेंगी ये मिडिल लेयर्स खुद को in order to provide the nutrition to the developing male gametophyte or pollen grains inside this microsporangium। ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं बट हाँ, अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे, वीडियो को स्किप नहीं करोगे तो समझ में आ जाएंगी। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसका स्ट्रक्चर, स्पेशली जब हम डायग्राम से पढ़ते हैं तो। ठीक, तो मिडिल लेयर्स की बात ये हो गई। उसके अंदर वाली जो एक और लेयर आती है, एक्चुअली में जो पॉलन ग्रेन बनने वाले हैं वो है यहाँ पर, क्योंकि उसके सेल्स इसी जगह पर प्रेजेंट हैं। तो इसके इमीडिएट कांटेक्ट में जो लेयर आती है एंथर की, उसे हम बोलते हैं टेप्टम। ये जो टेप्टम लेयर है ये एक्चुअली में न्यूट्रिटिव लेयर है। जैसे मिडिल लेयर्स है वैसे ही ये टेप्टम है, लेकिन इसका थोड़ा ज्यादा फंक्शन है नरिशमेंट प्रोवाइड करने में इसी पॉलन ग्रेन को। ठीक है, तो ये हो गई टेप्टम की बात। टेप्टम के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको वो ये है कि यूजुअली ये जो टेप्टम है ये पॉलीन्यूक्लिएट होते हैं, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं इस टेप्टम लेयर में। अगेन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दी न्यूट्रिशन, इनका जो मेन फंक्शन है वो पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ही है। दूसरा एक और टेप्टम का जो काम आता है वो आता है जिसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, टेप्टम जो एंथर वॉल की एक लेयर है वो पॉलन ग्रेन को एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटिंग प्रोवाइड करती है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। जब पॉलन ग्रेन बनेगा तो उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी उसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है, वो हार्ड मटेरियल है जिसकी वजह से हमारे पॉलन ग्रेन्स एज इट इज रहते हैं। अभी तक इस स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड करने के लिए कोई भी सब्सटेंस, वैसे तो पॉलन किट के लिए भी एप्लीकेबल ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ इसका जो टेप्टम का जो मेन फंक्शन है वो होता है स्पोरोपोलेनिन का बनाना। जब हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कैसे ये होता है। ठीक, अब सबसे अंदर वाले जो सेल्स हैं जो एक्चुअली में माइक्रोस्पोरेंजियम को बनाएंगे वो होंगे हमारे स्पोरोजीनस टिश्यू। इन्हीं के अंदर हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो सिंथेसाइज होगा। यही स्पोरोजीनस टिश्यू पॉलन ग्रेन को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? मियोटिक डिवीजन से बनाएंगे, अभी देखेंगे कैसे बनाते हैं। उससे पहले आपको ये जो एंथर का स्ट्रक्चर है वो क्लियर होना चाहिए। एंथर के पास बहुत सारी वॉल्स हैं, सबसे बाहर आएगी एपिडर्मिस, उसके बाद आएगी एंडोथीशियम, फिर आएगी मिडिल लेयर्स, उसके बाद आएगी टेप्टम। टेप्टम के बारे में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये पॉलीन्यूक्लिएट होता है या फिर मल्टी न्यूक्लिएट भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसके पास in order to provide the nourishment to the developing pollen grain। जिसके अंदर एक्चुअली में पॉलन ग्रेन बनने वाला है वो है स्पोरोजीनस टिश्यू या स्पोरोजीनस सेल्स। इसी के अंदर पॉलन ग्रेन बनेगा और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यही टर्म मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसीलिए क्योंकि जो मेल गैमेट हैं उनको हम माइक्रोस्पोर भी टर्म करते हैं। इन माइक्रोस्पोर के बनने के प्रोसेस को, जो कि इन स्पोरोजीनस टिश्यूज में चल रहा है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये एक्चुअली में प्रोसेस होता कैसे है वो हमको देखना है। ठीक, तो मैं इस डायग्राम को अब रब करने वाली हूँ क्योंकि अब हम जो इसका प्रोसेस है उसको स्टडी करेंगे। देखो
थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, लेकिन हाँ अगर उसको हम रिपीटेडली सुनेंगे या रिपीटेडली समझने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। अब देखो ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो हमारे प्राइमरी स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था स्पोरोजीनस टिश्यू कहाँ पर हैं, जो प्राइमरी स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं वो डेवलप करते हैं एक तरीके के सेल, जिन सेल को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। या फिर पेराइटल मदर सेल भी बोलते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको इसको लिखना हो तो आप लिखोगे पीएमसी, एमएमसी भी लिख सकते हैं, बट पीएमसी थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट साउंड करता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो प्राइमरी स्पोरोजीनस टिश्यू फॉर्म करेंगे। अब इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा डिवीजन पॉलन ग्रेन्स को फॉर्म करने के लिए, और ये डिवीजन कैसा होगा, ये डिवीजन होगा मियोटिक डिवीजन, मतलब रिडक्शनल डिवीजन होने वाला है। दैट मीन्स कि जो हमारे, अब यहाँ पर जैसे ही मैंने ये मियोटिक डिवीजन लिखा वैसे ही आपके माइंड में ये बात क्लिक हो जानी चाहिए कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थे वो अल्टीमेटली डिप्लॉयड नेचर के थे, और मियोटिक सेल डिवीजन हो रहा है, मतलब अब कुछ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनने वाला है, तभी तो यहाँ पर मियोटिक मतलब रिडक्शनल सेल डिवीजन हुआ। अगर माइटोसिस होता तो दोनों का जो क्रोमोसोमल कंटेंट है वो सेम रहता। यही चीज आपके एग्जाम्स में भी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछी जाती है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल का डिप्लॉयड कंटेंट या उसका क्रोमोसोमल कंटेंट कैसा होता है। तो अगर ये मियोटिक डिवीजन याद है, जो हमारे पोलन ग्रेन्स इस मदर सेल से बनेंगे वो इस मियोटिक डिवीजन के थ्रू ही बनेंगे। दैट मीन्स कि उसका जो कंटेंट है वो 2n है, और आपको अगर ये बात याद है कि जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा ही हैप्लॉइड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। यही सेम चीज हमने जब अपना बेसिक पढ़ा था रिप्रोडक्शन का तो भी क्लियर किया था कि ऐसा क्यों होता है। तो इसी से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सारी वीडियोस विदाउट स्किपिंग देखनी है, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट हम अपने लेक्चर्स में, जो पुराने वाले लेक्चर्स हैं पिछले चैप्टर के, उसमें क्लियर कर चुके हैं। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इररिस्पेक्टिव ऑफ द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी का प्लॉइडी लेवल 2n है कि n है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो गैमेट्स बनेंगे हमेशा हैप्लॉइड ही बनेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। उसका रीजन भी आपको अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो पुरानी वाली वीडियोस जाकर एक बार फिर से विजिट कर लो, ठीक है। तो मियोटिक डिवीजन के थ्रू n नंबर ऑफ गैमेट्स या n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ हमारे गैमेट बनने वाला है। तो इसके बाद क्या होगा, पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोटिक डिवीजन जब बनेगा तो डायरेक्टली हमारे पोलन ग्रेन ही बनेंगे। कैसे अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू में मियोटिक डिवीजन होगा, ये भी यूजुअली एक टेट्राड फॉर्म करता है। थोड़ा डिटेल प्रोसेस है, एनसीईआरटी के बेसिस से वो इंक्लूडेड नहीं है, बट अगेन येस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, ये वाला जो प्रोसेस है हमारा वो हमें जानना ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर दूंगी especially for the NEET aspirants so that they can refer to this particular lecture if at all they are preparing for the competitions. NCERT के हिसाब से ये important नहीं है आपके सिलेबस में, उसमें बस टेप्टम से लेकर डायरेक्टली कैसे ये बना मियोटिक डिवीजन के थ्रू, कैसे पोलन ग्रेन बन रहा है, डायरेक्टली बन रहा है, और यही उनके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो इसको मैं यहीं तक रखूंगी लिमिटेड। नीट का जो लेक्चर दूंगी उसमें मैं अलग से बताऊंगी कि कैसे प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस माइक्रोस्पोर टेट्राइड में माइक्रोस्पोर अब क्या करेंगे, हर एक सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर एक स्पोरोजीनस टिश्यू का सेल केपेबल है कि वो मियोटिक डिवीजन शो करके पोलन ग्रेन्स को बना पाए। तो ये वैसे ही बनाएगा। इसी के चलते बहुत सारे पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो जाएंगे किसके अंदर,
माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो पूरा ये सर्कल आपको दिख रहा था उस डायग्राम में, ये तो टेप्टम वाली बॉल हो गई बाहर वाली, जो अंदर वाला था यही पूरा स्पोरोजिनस टिश्यूज से है, जिससे कि या जिसके अंदर ये पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए हम इसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर चेम्बर है। अब क्या होगा, माइक्रोस्पोर क्या करेंगे, इस PMC या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से डिवाइड होके टेट्राइड बनाएंगे। ये टेट्राइड बना, और ये टेट्राइड का जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी तरीके से हो सकता है। ये तो मैंने आपको शो करने के लिए दिखाया है, लेकिन इसका अरेंजमेंट जो है लीनियर हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी वैरायटी ऑफ दी डिपेंडिंग अपॉन दी वैरायटी ऑफ दी प्लांट और वैरायटी ऑफ द फ्लावर। अलग अलग तरीके के अरेंजमेंट्स हो सकते हैं इसको, लेकिन ये श्योर है कि वो टेट्राइड ही बनाएगा, और फिर उसके बाद बनेगा इससे हमारा पोलन ग्रेन। ठीक, इसी तरीके से पोलन ग्रेन बनते हैं। इसकी जो डिटेल वाली वीडियो है वो, उसके लिए मैं एक नीट का लेक्चर शेयर करूंगी, तो इफ एट ऑल यू आर एस्पायरिंग फॉर दैट, डू रेफर टू दैट वीडियो। एंड रिगार्डिंग द कमेंट्स or your doubts, you are free to ask your doubts at the email or even in the comment section. Also we have a number provided to you so that you can be included within the group, ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो हैं शिक्षक जंक्शन के मिलते रहें। इफ़ एट ऑल यू आर फाइंडिंग एनीथिंग, एक और चीज़ मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में आपसे शेयर की थी कि हम अपने चैनल के ऊपर कुछ कंटेंट लाते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से, तो अगर आपको वैसा ही कुछ कंटेंट 12th को लेकर भी चाहिए तो डू सेंड द टॉपिक सो दैट वी कैन कम अप विद दैट अमेजिंग टाइप ऑफ कंटेंट या अमेजिंग वे ऑफ लर्निंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग जिसमें आपको समझने में दिक्कत हो रही हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको लिए लेकर आए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोलन ग्रेन का, अब हमारे पोलन ग्रेन बन चुके हैं, हम इस पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करने वाले हैं, और उसी के साथ साथ हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फिनिश हो जाएगा, और फिर हम अब उसके बाद प्री पोलिनेशन और पोलिनेशन को लेते हुए आगे मेगा स्पोरेंजियम या फिर अपना जो गाइनीशियम था उसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे। So till the next lecture, have a good day, take care, study hard, bye bye.